स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेस कंपनी के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि एफआई 26 के लिए इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से क्या गाइडेंस था। तो बात करते हैं, लाइक जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, एक यू कैन से कोवर्किंग स्पेस वाली जो कंपनी होती है वो सारे डोमेन के अंदर काम करती है। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ द फैक्टर होता है इस किसी कंपनी की यू कैन से ट्रैकिंग करने के लिए, वो ये होता है कि कंपनी एनुअली कितना सीट यहाँ पे ऐड कर रही है। तो एफआई 25 कंप्लीट होने के बाद में लाइक स्मार्ट वर्क्स की जो टोटल सीट कैपेसिटी थी वो थी लगभग यू कैन से 1.7 या 1.75 लाख के आसपास में इनकी ऑपरेशनल सीट कैपेसिटी थी। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग अराउंड अराउंड 25% के आसपास में हमारी सीट कैपेसिटी को यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। एंड अभी यदि बात करें लाइक क्वार्टर 4 के रिजल्ट हुआ गया है, साथ में कॉन कॉल भी हो गया है, उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आया मैं यहाँ पे एक बार समराइज में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्स्टली बात करते हैं इनका गाइडेंस यहाँ पे डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इनका जो गाइडेंस था अराउंड लाइक 25% से सीट कैपेसिटी को इंक्रीज करने का, हाँ डेफिनेटली इन लोगों ने अचीव कर लिया है। और इनका जो सीट कैपेसिटी हो गया, मैं ऑपरेशनल सीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, वो बन गया लगभग 2.3 लाख के आसपास में। एंड साथ में ही मैनेजमेंट ने यहाँ पे यू कैन से रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से जो गाइडेंस दिया था अराउंड 25 से 30% की रेंज का, वो भी यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो यू कैन से जो गाइडेंस था इनका एफआई 26 का, उसको यहाँ पे इन लोगों ने अचीव कर लिया है। बस एक ही दिक्कत थी कि ये लोग यहाँ पे अच्छे से प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट नहीं कर पा रहे थे, वो मेरे को एक दिक्कत लग रही थी। बट क्वार्टर 4 के अंदर मतलब मैनेजमेंट ने यहाँ पे साफ-साफ कॉन कॉल के अंदर बोला कि हमने जो यहाँ पे हमारे जो EBIT मार्जिन अचीव करे हैं 19% के, वो हमारा स्ट्रक्चरल ग्रोथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिलीवरी हुई है। और एफआई 27 के अंदर हमारा जो क्वार्टर 4 एफआई 26 में जो एग्जिट किया है, जो हमारा EBIT मार्जिन है, वही हमें हमारा एफआई 27 के अंदर EBIT मार्जिन यहाँ पे रेप्लिकेट होगा। मतलब जो पुराने जो EBIT मार्जिन थे क्वार्टर 1 के, क्वार्टर 2 के, क्वार्टर 3 के, वो उनसे यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखा है क्वार्टर 4 के अंदर। एंड यदि क्वार्टर 4 के EBIT मार्जिन को यदि कंसीडर करें तो मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है एफआई 27 के लिए कि हमारा EBIT मार्जिन 19 से 20% के बीच में रहेगा। दैट्स ए गुड गाइडेंस। मतलब ये मान सकते हैं कि ठीक है, क्वार्टर 4 इनका प्रॉफिटेबल था लगभग, यू कैन से जो नंबर इन लोगों का प्रॉफिट का यहाँ पे रिपोर्ट किया है आई थिंक 20 से 25 करोड़ रुपीस के आसपास में, वो यहाँ पे यू कैन से कंसिस्टेंटली क्वार्टर एफआई 27 के सारे क्वार्टर्स में यहाँ पे डिलीवर होता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस दिया एफआई 27 के लिए कि हम लोग अराउंड अराउंड 28 से 30% से हमारा रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे एफआई 27 के लिए। बात करें सीट कैपेसिटी गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि हम लोग एफआई 27 के अंदर हमारा सीट कैपेसिटी अराउंड 20% से 25% के बीच में रहेगा। और मोटा-मोटी ये कंपनी बोल रही है कि हमारा जो सीट कैपेसिटी एडिशन रहेगा एफआई 27 के अंदर, वो लगभग 45,000 सीट से लेके 50,000 सीट के बीच में रहेगा। तो मतलब इनका 2.3 लाख के बेस के ऊपर, मतलब वही यदि परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट करें तो वही 22-23% के आसपास में आता है। तो एज़ सच सीट कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से भी गाइडेंस मैनेजमेंट ने दे दिया है। एंड साथ में इनका यू कैन से रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस दे दिया है। एंड साथ में मैनेजमेंट ने यहाँ पे ये भी बोला है साफ-साफ, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया पहले भी, कि इनका जो EBIT मार्जिन है वो कंसिस्टेंटली एफआई 27 के अंदर यू कैन से 19 से 20% के बीच में रहेगा। वो एक अच्छी बात है कि लाइक पहले इनके क्वार्टर्स उतने प्रॉफिटेबल नहीं होते थे। एंड जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग मेजरली उन कंपनीज पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं जो कंसिस्टेंटली अपने हर एक क्वार्टर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट करती है, राइट? तो वो यहाँ पे इन लोगों ने एक ट्रैजेक्टरी, एक पाथ देने की कोशिश करी है एफआई 26 के क्वार्टर 4 के अंदर। एंड लेट्स सी, मैनेजमेंट ने तो यही यहाँ पे गाइडेंस दिया कि हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो पाथ हमने क्वार्टर 4 के अंदर दिया है, वो अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर भी यहाँ पे हमारा कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब इनका जो एफआई 27 है वो कंप्लीटली प्रॉफिटेबल रहेगा। रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन वी कैन से 28 से 30% के बीच में लगा सकते हैं। सीट कैपेसिटी एडिशन के पर्सपेक्टिव से इनका गाइडेंस अराउंड 22 से 23% के आसपास में है। तो यू कैन से नंबर्स के पर्सपेक्टिव से मेरे को चीजें यहाँ पे अच्छी लग रही है। एंड साथ में इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर है वो भी यहाँ पे लगभग 20% के आसपास में चला गया है, शायद उससे ऊपर ही चला गया है। तो यू कैन से जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पे सही लग रही है। और यू कैन से सीट जो एक मेजर पैरामीटर होता है किसी कोवर्किंग स्पेस में काम करने वाली कंपनी का, उस पे भी यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे गाइडेंस दिखाई दे रहा है 20 से 25% के बीच का। हाँ, इनका जो डिजाइन बिल्ड वाला सेगमेंट है उससे वो ऐसा उतना कोई बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं होता है। मतलब इनका जो टोटल रेवेन्यू के अंदर जो इनका यू कैन से डिजाइन बिल्ड एंड लाइक इनका कुछ एंसिलरी रेवेन्यू होता है वो लगभग यू कैन से 12% के आसपास में कंट्रीब्यूट करता है, जो यहाँ पे थोड़ा हाई मार्जिन वाला गेम होता है। बट आपको तो पता ही है लाइक जो स्मार्ट वर्क्स का अलग ही यू कैन से अपना जो बिजनेस मॉडल है वो लाइक थोड़ा डिफरेंट है एडब्ल्यूएफआई से। मतलब स्मार्ट वर्क्स क्या करता है, लैंडलॉर्ड से कंप्लीटली उसका प्रॉपर्टी लीज पे ले लेता है एंड उसके बाद में उसके अंदर फिट आउट्स लगाता है जो इसके क्लाइंट्स की जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, कस्टमाइज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर अपने क्लाइंट को यहाँ पे लीज आउट करता है। तो यू कैन से एडब्ल्यूएफआई क्या करता है कि लाइक वो यहाँ पे लैंडलॉर्ड से यू कैन से कंबाइन के अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करता है कि लाइक मैं यहाँ पे मतलब यू कैन से स्मार्ट वर्क्स को यू कैन से स्ट्रेट लीज मॉडल बोल सकते हो कि लैंडलॉर्ड से उसने पूरा एक्वायर कर लिया, एज लीज ले लिया, उसके बाद में उसमें फिट आउट्स करके अपने क्लाइंट्स को लीज आउट कर दिया। बट एडब्ल्यूएफआई क्या करता है, लैंडलॉर्ड को बोलता है कि आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, फिट आउट्स के अंदर आपका भी खर्चा रहेगा और मेरा भी खर्चा रहेगा। मतलब वो यू कैन से मैनेज्ड एग्रीगेटर मॉडल पे काम करता है। तो यू कैन से जब मार्केट के अंदर जब डाउन टर्न आएगा, जब थोड़े हेडविंड्स आएंगे सेक्टर के अंदर,
उस टाइम पे एडब्ल्यूएफएस के बिजनेस में सबसे कम दिक्कत होगी, जबकि जो स्ट्रेट लीज वाले मॉडल वाले कंपनीज हैं, उनके बिजनेस में थोड़ी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है, जब इस इंडस्ट्री के अंदर हेडविंड आएगा या फिर डाउन ट्रेंड आएगा उस वाले। बिकॉज इनको तो लैंडलॉर्ड को किराया भरना ही पड़ेगा, भले ही इनकी सीट्स लाइक रेंट पे लगे या नहीं लगे। जबकि एडब्ल्यूएफएस वाले केस के अंदर क्या होता है, वो एग्रीगेटर मॉडल पे काम कर रहा है। वो लैंडलॉर्ड को बोल रहा है जो प्रॉफिट आएगा मेरे को मेरे क्लाइंट से, उसमें से कुछ पार्ट मैं आपको दूंगा और कुछ पार्ट मैं मेरे पास में रखूंगा। तो यहाँ पे जब डाउन टर्न आएगा इकोनॉमी के अंदर या फिर यू कैन से सेक्टर के अंदर जब हेडविंड आएंगे, उस टाइम में एडब्ल्यूएफएस को, ये जो कंपनी है एडब्ल्यूएस ऑफिस स्पेस नाम से कंपनी है, उसको कम दिक्कत होगी इन द कंपैरिजन ऑफ स्मार्ट वर्क्स के कंपैरिजन में। बट हाँ, यदि जब तक इकोनॉमी अच्छी चल रही है, यू कैन से सेक्टर बिल्कुल अप ट्रेंड के अंदर है, सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, सेक्टर में अच्छा खासा टेलविंड चल रहा है, उस वाले टाइम पे स्मार्ट वर्क्स को यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी रादर देन आपका एडब्ल्यूएफएस के कंपैरिजन में। बिकॉज एडब्ल्यूएफएस को यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा अपने लैंडलॉर्ड को भी, जिन लैंडलॉर्ड से उन लोगों ने प्रॉपर्टी ली है, उस लैंडलॉर्ड को भी शेयर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे स्मार्ट वर्क्स को पैसा अपने लैंडलॉर्ड के साथ में शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो इन समरी बोलूं तो ठीक है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर की चॉइस होती है कि उनको बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले गेम में जाना है या फिर अपनी रिस्क को थोड़ा मैनेज करने वाले मॉडल के अंदर जाना है। वो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर का डिसीजन रहता है। बट यदि मैं मानूं कि लाइक यहाँ पे यदि इंडस्ट्री में अच्छा खासा टेलमेंट रहता है, इंडस्ट्री अच्छे से यहाँ पे ग्रोथ डिलीवर करती है एंड सारी चीजें अच्छे से रह सकती है, तो स्मार्ट वर्क्स की मैनेजमेंट ने साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे दिया उनकी लाइक कमेंट्री से, जो कॉनकॉल के अंदर कमेंट्री आई है कि लाइक अराउंड अराउंड एफआई 27 के अंदर वो लोग 28 से 30% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ करना चाहते हैं। एंड जो एफआई 28 की जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है, जो उनके पास डिमांड आ रखी है अलग अलग काइंड से, लगभग इनका जो टारगेट है लगभग वही 25 से 30% के बेस का, उसका लगभग 75% के आसपास में इनके पास ऑलरेडी डिमांड आ रखी है, जिनकी सप्लाई पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो यू कैन से लाइक नेक्स्ट 1-2 साल तक स्मार्ट वर्क्स के पर्सपेक्टिव से आप ये मान सकते हो, एफआई 27 के अंदर रेवेन्यू की ग्रोथ रेट अराउंड अराउंड 28 30% के आसपास में, एंड एफआई 27 के लिए आप मान सकते हो 25 से 30% के बीच में। तो हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ की विजिबिलिटी है, बट एक ही नंबर यहाँ पे ट्रैक करना पड़ेगा कि इनका जो इबिट मार्जिन है, जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया 19 से 20% के बीच का इस एफआई 27 के लिए एंड अपकमिंग ईयर्स के लिए, उसमें डाउन ट्रेंड नहीं आना चाहिए। यदि इबिट मार्जिन के अंदर यहाँ पे फ्लक्चुएशन आता है और कम होता है, 19-20% से कम होकर लेट्स से 16-17% के आसपास में आता है, उस वाले टाइम पे ये कंपनी यहाँ पे लॉस भी रिपोर्ट कर सकती है। एंड वो यहाँ पे एक यू कैन से एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेगा इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के पर्सपेक्टिव से। तो वो हमें एक बार ट्रैक करना पड़ेगा एफआई 27 के अंदर भी एंड अपकमिंग ईयर्स के अंदर भी, कि कहीं इसके जो इबिट मार्जिन है वो कम ना हो जाए। यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे यू कैन से इश्यू क्रिएट ना हो जाए। ऑल्दो मैनेजमेंट यहाँ पे स्ट्रांगली 2-3 बार रिपीट करके कॉन कॉल के अंदर गाइडेंस दिया है कि हमारा इबिट मार्जिन 19-20% रहेगा, 19-20% रहेगा। हमारा इबिट मार्जिन जो क्वार्टर 4 एफआई 26 में जो एग्जिट हुआ है, उससे कम नहीं जाएगा। ये बोला है मैनेजमेंट ने, 2-3 बार री असिस्ट किया है लाइक मल्टीपल एनालिस्ट के जब क्वेश्चन आ रहे थे, उनके आंसर देने के लिए। तो लेट्स सी, हमें मेजरली 2 पैरामीटर यहाँ पे ट्रैक करना पड़ेंगे स्मार्ट वर्क वाले कंपनी वाले केस के अंदर। फर्स्ट जो उनका सीट कैपेसिटी एक्सपेंशन का जो गाइडेंस है, लगभग यू कैन से 45,000 से 50,000 सीट ऐड करने का एफआई 27 के अंदर, वो ट्रैक करना पड़ेगा। सेकंड, जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, उनके अंदर इसका जो एबिट मार्जिन है, जो क्वार्टर 4 का जो एबिट मार्जिन रहा है, उससे नीचा नहीं आना चाहिए। जैसे नीचे आएगा तो देयर इज पॉसिबिलिटी ये कंपनी फिर से लॉस रिपोर्ट कर सकती है। तो ये 2 पैरामीटर हमें कंसिस्टेंटली मॉनिटर करने पड़ेंगे स्मार्ट वर्क्स वाले केस के अंदर। तो ये पर्सपेक्टिव मैंने एक बार देने की कोशिश करी आपको स्मार्ट वर्किंग वाले कंपनी के पर्सपेक्टिव से। हाँ, थोड़ा वैल्यूएशन वाला पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। तो करंटली इनका यू कैन से पी रेशियो देखने का कोई सेंस बनता नहीं है, बिकॉज़ इनका लाइक लास्ट ईयर तो प्रॉफिटेबल था नहीं सारे क्वार्टर के अंदर, और अभी लाइक अच्छा सा प्रॉफिट रिपोर्ट करना स्टार्ट किया है। तो इसको एक बार ईबिट टू EBITDA वाले केस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो इस कंपनी का करंटली जो ईबिट टू EBITDA है, लगभग यू कैन से 7.2 7.3 के आसपास में है। एडब्ल्यूएफएस का ईबिट टू EBITDA कितना, लगभग 5.8 6 के आसपास में है। तो यू कैन से वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव है एडब्ल्यूएफएस वाले केस के कंपैरिजन में भी। एंड साथ में यू कैन से जो एएफसी जो दूसरी कंपनी है, जो अराउंड अपने रेवेन्यू को लगभग 35% के आसपास में ग्रोथ करती है, 35 से 40% के आसपास में, उसका भी ईबिट टू EBITDA यहाँ पे लगभग 7.5 से लगभग 7 के बीच में ही है। तो हाँ, ये कह सकते हैं जो डायरेक्टली कॉम्पिटिटर है स्मार्ट वर्क का, वो डायरेक्टली कॉम्पिटिटर इनका एडब्ल्यूएफएस है, ईएफसी नहीं है। बिकॉज़ ईएफसी के तो 3 वर्टिकल हैं, एक इनका डिजाइन बिल्ड वाला है, ऑफिस सीट कैपेसिटी वाला और फर्नीचर वाला भी है। तो यू कैन से स्मार्ट वर्क्स का जो डायरेक्ट कंपटीशन है, वो एडब्ल्यूएफएस से है, वीवर्क से है। इनका डायरेक्ट कंपटीटर ईएफसी से नहीं है। तो हाँ, एडब्ल्यूएफएस के कंपैरिजन में स्मार्ट वर्क्स यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, एक डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको बताया, जो एडब्ल्यूएफएस है, एडब्ल्यूएफएस यहाँ पे यू कैन से आपके एग्रीगेटर मॉडल पे काम करता है एंड साथ में यू कैन से वो टारगेट करता है लाइक लोअर सीट रिक्वायरमेंट वाली कंपनीज के पर्सपेक्टिव से, कि भाई जिनको सीट चाहिए 50 के आसपास, 100 के आसपास, 200 के आसपास, मेजरली वो स्टार्टअप्स होते हैं एंड साथ में यू कैन से एमएसएमई कंपनीज होती हैं। जबकि स्मार्ट वर्क्स जो टारगेट करता है, ये बड़ी जीसीसी यू कैन से बड़ी एमएनसी कंपनीज को टारगेट करता है, जिनकी सीट कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट यू कैन से 1000 के आसपास होती है, 2000 के आसपास में होती है, 3000 के आसपास में होती है।
तो वो आप उन वाली कंपनीज़ को टारगेट करता है स्मार्टवर्क्स यहाँ पे। तो स्मार्टवर्क्स यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम प्ले करता है, जबकि एडब्ल्यूएस यहाँ पे लगभग यू कैन से मिड ऑफ द सेगमेंट के अंदर आता है। तो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर की कॉल रहेगी कि लाइक उनको किस वाले एंगल में जाना है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले केस के अंदर जाना है या फिर थोड़ा यू कैन से बेटर रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से जाना है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी। स्ट्रिक्ट लीज मेथड वाला, साथ में यू कैन से मैनेज एग्रीगेटर मॉडल वाला, जो एडब्ल्यूएस करता है मैनेज एग्रीगेटर मॉडल वाला, राइट? तो यू कैन से वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अगेन एडब्ल्यूएस से थोड़ा एक्सपेंसिव है, ज्यादा एक्सपेंसिव उतना नहीं है। और ये हाँ, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि उसको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चाहिए या फिर उसको लाइक यू कैन से मैनेज रिस्क और मैनेज रिवॉर्ड चाहिए। तो ये मैंने पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग स्पेस कंपनी के पर्सपेक्टिव से। ये सच अगेन ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी में यू कैन से इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आपको अपनी वॉच लिस्ट में इस कंपनी को ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सो बस मेरा मेरा केवल इतना इंटेंट रहता है कि मैं आपको यहाँ पे सेक्टर वाइज़ सारी चीज़ें सिखा सकूँ। कौन-सी कंपनी को कैसे-कैसे यू कैन से शॉर्टलिस्ट करने के क्या हमारे यू कैन से प्रोसेसेस होते हैं, वो चीज़ें मैं आपको सिखा सकूँ। आप लोगों को इतना सिखा दूँ कि आप लोग भी एज़ ए इंडिविजुअल ग्रोथ इन्वेस्टर खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको।